एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ कॉन्सेप्ट। तो आज हम पॉलिटी में इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी के फॉर्म में सुनते जाना है, सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और 1608 में कैप्टन हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन लेने के ऑब्जेक्टिव से जहांगीर के कोर्ट में आते हैं, पर उन्हें परमिशन नहीं मिलती है। फिर 1630 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री डालने की परमिशन मिल जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी पावर को इंक्रीज़ करने लग जाती है। और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और बैटल ऑफ बुक्सर जो 1764 में होता है, उससे भी वो जीत लेती है। और अब क्या दिखता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक कॉमर्शियल कंपनी के फॉर्म में आई थी, वो अब एक पॉलिटिकल पावर बनती जाती है। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस कर दिया जाता है रूल ऑफ क्राउन से। और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हो जाता है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपने 15 काउंसिल मेंबर की हेल्प से इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराय कर दिया जाता है। तो फर्स्ट वाइसराय रहते हैं लॉर्ड कैनन, जो कि ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो वाइसराय होते हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सारी रिपोर्ट्स देते हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारी रिपोर्ट्स देते हैं ब्रिटिश क्राउन को। बस इतना ही है। इसमें भारत में कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू कर दिया जाता है। अब देखते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के बारे में। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहते हैं। इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्लो थे और वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो थे। तो इसमें क्या होता है, इस एक्ट में इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन एंड साइज को बढ़ा दिया जाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट पर वोट देने का अधिकार भी दिया जाता है। और मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया। जैसे कोई एक रीज़न है वो हिंदू मेजॉरिटी में, तो वहाँ पे कैंडिडेट हिंदू और मुस्लिम को दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, और वहाँ पे वोट भी दोनों लोग दे सकते हैं। पर जैसे कोई रीज़न मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो वहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट मुस्लिम ही हो सकते हैं और वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देंगे। हिंदू ना कैंडिडेट होंगे ना ही हिंदू वोट देंगे। जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी मतलब जहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं और हिंदू लोग कम है। जैसे मान लो कि 70% मुस्लिम्स हैं एंड 30% हिंदू हैं, तो वहाँ पे कैंडिडेट सिर्फ मुस्लिम होंगे और वोट भी मुस्लिम ही देंगे। पर हिंदू मेजॉरिटी में, जैसे हिंदू मेजॉरिटी जैसे मान लेते हैं यहाँ भी कि हिंदू 70% और मुस्लिम 30% है, तो हिंदू मेजॉरिटी रीजन में क्या होगा कि कैंडिडेट हिंदू और मुस्लिम कोई भी हो सकता है और वोट जो वोटर्स होंगे जो वोट देंगे वो भी हिंदू और मुस्लिम दोनों वोट देंगे। और एसपी सिन्हा को गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया, जो कि फर्स्ट इंडियन थे। जैसे ये जो हमारा ए सेक्शन है, वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी रीजन है। जैसे यहाँ पे जो हिंदू है वो 70% है और मुस्लिम 30% है। तो यहाँ पे कैंडिडेट हिंदू या मुस्लिम दोनों हो सकते हैं और वोट कौन देगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग वोट देंगे। और यहाँ पे यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो यहाँ पे मुस्लिम 70% है और हिंदू 30% है। एग्जाम्पल है ये, परसेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे ये है मुस्लिम मेजॉरिटी और मेजॉरिटी है तो 50% से ज़्यादा ही होगा। और यहाँ पे कैंडिडेट सिर्फ मुस्लिम होंगे और वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देंगे। तो नेक्स्ट है जलियांवाला बाग। इसके पहले हम रॉलेट एक्ट को पढ़ लेते हैं, तब फिर हमें ज़्यादा क्लियरिटी से समझ आएगी चीज़ें। तो रॉलेट एक्ट का असली नाम, ओरिजिनल नाम जो था वो एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था रॉलेट एक्ट का, तो इंडिया में हो रही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के रिलेटेड ये था। और अकॉर्डिंग टू रॉलेट कमिटी कि इंडिया में होने वाली रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है कि ब्रिटिश पुलिस को ये अधिकार दिया जाए, वो पावर दिया जाए कि वो शक के आधार पर किसी भी मतलब भारतीय को अरेस्ट कर सके, गिरफ्तार कर सके। और जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है, जो व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है, उसे वकील, अपील और दलील किसी भी चीज़ का राइट नहीं होना चाहिए। वो ना ही अपील कर सके और ना ही वकील कर सके और ना ही दलील कर सके, ये राइट उसके पास नहीं होना चाहिए। और रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहते हैं और गांधी जी से ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, काला कानून।
फिर 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट पास कर देती है। और फिर क्या होता है, रॉलेट एक्ट पास होने के अपोज में कांग्रेस है वो पूरे मतलब देश में आंदोलन चलाएगी, जगह जगह पर कांग्रेस के द्वारा स्ट्राइक की जाएगी, यानी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब हम जलियांवाला बाग पढ़ते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको रॉलेट एक्ट की इन्फॉर्मेशन जानकारी ज़रूरी है जानना। तो अगर हम रॉलेट एक्ट को एकदम शॉर्ट में समझें तो ये रॉलेट एक्ट ये है कि अगर किसी भी इंडियन पर मतलब शक होता है पुलिस को, तो वो बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए उसको जेल पर रख भी सकती है। अब हम देखते हैं जलियांवाला बाग। तो रॉलेट एक्ट के अपोज में विरोध में पंजाब के अंदर डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल एक मूवमेंट चलाते हैं और महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं। तो जब महात्मा गांधी जी पंजाब जा रहे होते हैं तो रास्ते में ब्रिटिश पुलिस गांधी जी को अरेस्ट कर लेती है 8 अप्रैल 1919 को। और जैसे ही ये न्यूज़ पंजाब पहुंचती है तो वहाँ के लोग मतलब एग्रेशन बढ़ जाता है, वहाँ पे गुस्सा बढ़ जाता है। और ब्रिटिश पुलिस होती है वो 8 अप्रैल को उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट किया था, और 10 अप्रैल को वो डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट करके हिमाचल प्रदेश भेज देती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो पंजाब में मूवमेंट चल रहा था वो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट ही भूल जाती है और वायलेंस हिंसा में आ जाता है। और ये सारी कंडीशन देखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है वो पंजाब के अंदर कर्फ्यू लगा देती है। अब हम देखेंगे 13 अप्रैल 1919 वाला दिन। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, फेस्टिवल था। इस वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने कर्फ्यू को हटा दिया था। तो अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ लोग बैसाखी के मेले देखने के लिए इकट्ठे होते हैं, और कुछ लोग प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे होते हैं, प्रोटेस्ट के बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो ये बात एक भारतीय जिसका नाम रहता है हंसराज, वो ब्रिटिश पुलिस को जाकर बता देता है। फिर जनरल डायर रहते हैं, वो बाहर जाने वाला रास्ता बंद करा देते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी लोगों को फायरिंग स्टार्ट कर दी। मतलब जैसे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं तो काफ़ी लोगों की जान भी चली जाती है। और इन सब चीज़ों को देखकर वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग रहते हैं उन सब के अंदर एग्रेशन, गुस्सा सब बढ़ जाता है, और नॉन वायलेंस को भूलकर सब वायलेंस में मतलब खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1916 में ब्रिटेन टर्की पर अटैक कर देता है। इस वजह से जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो ब्रिटेन से नाराज़ हो जाती है, और 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। 1918 में ट्रीटी ऑफ सल्स होती है बिटवीन ब्रिटेन एंड टर्की। इस ट्रीटी में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है वो खलीफा के जितने भी विशेष अधिकार होते हैं उसको समाप्त कर देती है, ख़त्म कर देती है। और खलीफा के विशेष अधिकार को जब ख़त्म कर देती है तो इसके अपोज में क्या होता है कि जितनी भी वर्ल्ड की मुस्लिम कम्युनिटी होती है उनके द्वारा ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ होता है। अब 1919 में इंडिया में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है, उसकी शुरुआत होती है, और मेनली ये हसरत अली मोहानी और मोहम्मद अली शौकत अली ने की होती है। और इन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी भी बनाई थी, और इस कमेटी का चेयरमैन उन्होंने महात्मा गांधी को बनाया था। अब देखते हैं खिलाफत मूवमेंट के ऊपर गांधी जी के क्या व्यूज़ थे। तो अगर खिलाफत मूवमेंट जो है वो कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है तो इससे क्या होता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ेगी, और जिससे भारत का फ्रीडम मूवमेंट मतलब स्वतंत्रता आंदोलन ज़्यादा यूनिटी के साथ, ज़्यादा मजबूती के साथ चलाया जा सकता है। देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो इस मूवमेंट में स्टूडेंट्स ने स्कूल्स का बाइकआउट कर दिया था, और एडवोकेट्स ने कोर्ट का बाइकआउट कर दिया था, और गांधी जी को केसरी हिंद का जो टाइटल मिला हुआ था उन्होंने वो भी वापस कर दिया था। और इसमें मतलब स्वदेशी स्कूल्स बनाए जा रहे थे और स्वदेशी चीज़ें बनाई जा रही थी, और जितने भी विदेशी कपड़े थे और सामान था उन सब का बाइकआउट किया जा रहा था। स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ भी बनाई जा रही थी। और नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर, इंडिया ने स्ट्राइक कर दी थी, पूरे भारत ने स्ट्राइक कर दी थी। अब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर यूपी में ब्रिटिश पुलिस ने मतलब फार्मर्स के एक जुलूस, किसानों के एक जुलूस पर गोली चला दी थी। इस वजह से जो क्राउड था, जो भीड़ थी, उसने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए थे। इस इंसिडेंट को देखकर महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में इन टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, और हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी हम लोग पढ़ेंगे, और इसको हमें स्टोरी के फॉर्म में अगर हम सुनेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो थैंक यू।